जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। गाइस, आज की वीडियो ना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? देखिए, आपने फिजिक्स के सारे क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूँ वो आप सारे अटेंड कर रहे हो, है ना। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप देखोगे कि आपको बहुत सारा सिलेबस, जितनी फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे वो उन्हीं वीडियो से प्रोवाइड हो जाएंगे जो मैंने आपको करा रखे हैं। क्यों? क्योंकि सर सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है। अब मैंने आपको फिजिक्स तो करा रखा है। अब गाइस, आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी हैं और उसमें भी आपकी सबकी डिमांड ये होगी। देखो, आप थ्योरी तो सब जगह से पढ़ रहे हो, है ना। बहुत सारे बड़े बड़े चैनल हैं जो आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं। और तो अब हमारा सिलेक्शन होगा भी, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर करने की भी उतनी ही ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर ना एसएससी इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इतनी बड़ी संस्था है, उसका 50 से 60% प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं उसमें। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर के सारे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं जीएस से। ठीक है। जीएस से फिजिक्स से मैंने करा रहा हूँ, जीएस से और हिंदी से, दो ही सब्जेक्ट में यहाँ पे कराने वाला हूँ, जीएस और हिंदी। लेकिन दोनों को ना बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। प्रीवियस ईयर होगा सारा का सारा। आज जो मैं आपको वीडियो लेके आया हूँ इसमें आपको जीएस की पूरी पाठ्यक्रम दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट क्रम से लूँगा। ठीक है। हर क्वेश्चन के नीचे डेट होगी, क्योंकि वो क्वेश्चन यूपीएसआई में आया हुआ है या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है ना। दो ही एग्जाम में आए हुए होंगे, स्पेशली यूपी पुलिस की और यूपीएसआई के लिए वीडियो है ये। ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे पार्ट ए की बात करते हैं। तो सामान्य जानकारी हमारे यहाँ पे होने वाली है, और इसमें सामान्य जानकारी में टॉपिक क्या क्या होंगे। देखो, सबसे पहले हमारा सामान्य विज्ञान होगा। ठीक है। मैं फिर बता दूँ, ये पूरी की पूरा जो ये वीडियो होने वाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें होंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर से मैंने नहीं उठाया, सारे के सारे एज इट इज़ आप चेक कर सकते हो डेट के साथ जाकर के। इंटरनेट से पेपर डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप डेट मिला लेना, क्वेश्चन आपको वही रखा हुआ मिलेगा। ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक आता है पर्यावरण आता है। उसके बाद भारत का इतिहास और संस्कृति हम पढ़ेंगे, फिर अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, फिर हमारा जो भारतीय कृषि है ना, भारत में कृषि कैसे कैसे होती है, वाणिज्य कृषि क्या होती, वाणिज्य क्या होता है, व्यापार कैसे कैसे होता है ना, किस देश से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, इन सब क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर हमारा भूगोल आ जाता है, जैसे विश्व का भूगोल आता है हमारा, उनकी वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है, जिसमें हमारा सारे ग्रह हम पढ़ते हैं, है ना, और सारे के सारे महाद्वीप ये सब पढ़ते हैं। वो अलग पार्ट है कि अगर हम इनको डिफाइन करें तो कॉस्मोलॉजी आ जाता है ना, जियोलॉजी हो जाता है। हमें वो नहीं पढ़नी है, हमें तो टोटल अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़नी है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और जो हमारे संसाधन होते हैं उनको यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद देखो, जनसंख्या टॉपिक आता है। जनसंख्या से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, जनसंख्या एवं नगरीकरण, है ना, कि भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार क्या थी, सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य की है, सबसे कम साक्षरता किस राज्य की, सबसे ज़्यादा केंद्रीय राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षरता किसकी है ना, जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ की है, ये सब इसमें हम पढ़ने वाले हैं। नगरीकरण इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे देखो उत्तर प्रदेश के बारे में, यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश के में शिक्षा का स्तर कैसा है ना, उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा है उसका स्तर कैसा है हमारा। और उसके बाद अगर बात करते हैं वहाँ पे संस्कृति कैसी है, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, कि हमारे यहाँ पर प्रथा जो चलती हैं, है ना, शादी प्रथा है, शादी होती है, कई तरीके की शादी होती है ना, हर धर्म में अलग अलग शादी का रिवाज है। तो हम उत्तर प्रदेश में विशेष तरीके से जानेंगे इस चीज़ को। दूसरा, उत्तर प्रदेश में राजस्व मतलब टैक्सेशन जो होता है उत्तर प्रदेश में, वो कैसे कैसे डिवाइड होता है, उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। पुलिस व्यवस्था, पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जो हमारा ऑपरेटर का पेपर है वो बेसिकली यहाँ पर एक नया अच्छे से टॉपिक बनाया हुआ है उन्होंने, कि पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था कैसे काम करती है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है। उसके बाद मानवाधिकार आ जाता है, फिर आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, यहाँ से भी क्वेश्चन हमारा बनता है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में भी आतंकवाद कम नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद देखो, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध हमारा क्या है, कि हमारा चीन के साथ कैसा संबंध है, कितनी बाउंड्री हम उसे साझा करते हैं, भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं, ये सब देखेंगे। फिर उसके बाद में थोड़ा सा समसामयिक विषय देख लेंगे, है ना, जैसे हम देखो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में देख लेंगे, विमुद्रीकरण और उनका प्रभाव देख लेंगे, साइबर क्राइम देख लेंगे, वस्तु एवं जीएसटी जो होती है हमारी वो देखेंगे, पुरस्कार, सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक एवं उनके लेखक, खेल, योजना, परियोजना, ये सब यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर बात करते हैं कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर का भी एक नया क्वेश्चन जरूर आने वाला है। तो कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी यहाँ पे देखेंगे, और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, वो कैसे हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं एक दूसरे से, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। क्या अहम भूमिका होती है इंटरनेट की, वो सभी हम इसमें देखेंगे। तो ये हमारा जो सिलेबस है यहाँ पर आपको लगा, मुझे लगता है हमारे यहाँ पे जो सिलेबस है वो लगभग 70 से 80% कवर हो जाता है इसी पार्ट में। ठीक है। कितना हो जाता है, 70 से 80% कवर वो हो जाता है। जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। गाइज, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो हमारी न्यू वैकेंसी आई हैं उसमें
जीके का बहुत अहम रोल रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा जो रेडियो ऑपरेटर का पेपर है वो भी लगभग सेम मतलब जनवरी में या फरवरी में होगा, और पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है वो भी आसपास में होगा। ठीक है, दोनों पेपर में बहुत कम समय बचा है, तो हमें यहाँ पे जो तैयारी है बहुत मजबूत करनी पड़ेगी अपनी। तो मैं यहाँ पे अभी तक मैंने आपको फिजिक्स कराया था, और फिजिक्स के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ना वो मैंने लगभग सारे करा दिए, और उससे बाहर क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं। बनेगा तो आप मुझे बता दो कि कौन सा टॉपिक बचा है, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, लगभग 12-13 टॉपिक कराए मैंने, वहीं पे फिजिक्स कवर हो जाएगा सारा का सारा। अब देखिए गाइस, अब मैं जो यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ वो शुरू करने वाला हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल और यू रेडियो ऑपरेटर के जीके के लिए। जीके में क्या होगा, जीके में मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल के 2017 के, 2013 के, 2018 के। ठीक है, और 2000 जो 24 में हमारे पेपर है उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या आएंगे वो भी सारे के सारे इसमें करवाने वाला हूँ। ठीक है, हर क्वेश्चन के नीचे डेट है, कब क्वेश्चन वो आया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन फेक नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से मैंने लिए हैं जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं विद सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं मतलब विज्ञान से शुरू करूँगा, साइंस से शुरू करूँगा। उसके बाद मेरा यहाँ पर पर्यावरण, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऐसे करके मैं सारा का सारा सिलेबस ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। अब गाइस इसमें वीडियो थोड़ी लंबी लंबी रखेंगे, क्योंकि सिलेबस हमारा कंप्लीट होगा नहीं ऐसे, तो लंबी लंबी वीडियो में क्या होगा कि सिलेबस जल्दी से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सबसे पहला जो मेरा आज का क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन है, और भौतिक विज्ञान तो हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा रेडियो ऑपरेटर में भी आ रहा है, और क्या बोलते हैं पुलिस में भी आ ही जाएगा, 2-1 क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे। अच्छा, इसमें भौतिक विज्ञान के बाद रसायन विज्ञान भी आएगा, फिर जीव विज्ञान आएगा, फिर पर्यावरण आएगा, ऐसे ऐसे करके इसमें सारे सब्जेक्ट आएंगे, और सारे ही सब्जेक्ट को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का कि कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की थी। जो कण होते हैं ना, ये किसने बताया था कि कण जो होते हैं वो एक तरंग के रूप में चलते हैं, है ना। बताइए वो किसने स्थापित की थी। तो देखो ऑप्शन आपको दिख ही रहा है, आंसर डी ब्रोगली ने की थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखो यूपीएसआई का पेपर हुआ था 2017 में, ठीक है, उसमें ये 16 दिसंबर 2017 को पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, तो क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्रोगली ने उसकी स्थापना करी थी, ठीक है, और कब करी थी, 1600 सॉरी अभी बताऊंगा आगे आएगा। तो देखो अब मैं इस पर थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन देने की इसके बारे में सारी चीज़ें बताता हूँ। देखो ध्यान से देखेंगे, कणों की तरंग प्रकृति की परिकल्पना डी ब्रोगली द्वारा स्थापित की गई थी। तो यहाँ पे आप ये साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डी ब्रोगली। ठीक है, जिसे डी ब्रोगली सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थों में तरंग जैसी प्रवृत्ति होती है और उनकी तरंग दैर्घ्य उनके आवेग के व्युत्क्रमानुपाती। देखो जो भी कोई पदार्थ है उसके जो तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य उनके आवेग के व्युत्क्रमानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है सर, तो उल्टा होता है ना। जैसे मैं पूछूं एक्स है, एक्स का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, तो सर 1/x होगा। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती ये होता है, व्युत्क्रमानुपाती तथा आवर्ती और गतिज ऊर्जा के समानुपाती। अब समानुपाती किसके होता है सर, आवर्ती और गतिज ऊर्जा के समानुपाती होता है। ठीक है, अन्य शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार करता है और इसकी तरंग दैर्घ्य को गतिज ऊर्जा से नियंत्रित कर सकते हैं। बात समझ में आई आपको। ठीक है, तो अब आपको पता है हर वस्तु में जो होती है वो इलेक्ट्रॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो किसकी तरह व्यवहार करता है, तरंग की तरह व्यवहार करता है, और इसके जो तरंग दैर्घ्य है ना वो गतिज ऊर्जा से नियंत्रित कर सकते हैं हम, कि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो मेरी तरंग है, तरंग की इलेक्ट्रॉन है वो भी कंट्रोल हो जाएगा, है ना, और अगर कम करेंगे तब भी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम कुछ भी कर सकते हैं, बात समझ में आपको जानी चाहिए। तो ब्रोगली सिद्धांत आपको समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट, चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है। जो चुंबकीय चालक होता है ना उसका घनत्व की इकाई मुझसे पूछिए कि इसकी इकाई क्या है, न्यूटन, अर्ग, टेस्ला या वेबर। आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए यूपीएसआई का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था, 19 दिसंबर का क्वेश्चन है, वो 16 दिसंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, देखो सारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चुंबकीय चालक घनत्व का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। ठीक है, चुंबकीय चालक घनत्व, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना, टेस्ला मात्रक होता है। अच्छा इसका प्रतीक क्या होता है सर, तो हम इसे टी से दिखाते हैं, जो कैपिटल टी होता है। अच्छा स्मॉल टी से तो हम टाइम को दिखाते हैं, लेकिन जो कैपिटल टी है इससे हम किसको दिखाते हैं,
कैपिटल टी से टेस्ला को दिखाते हैं। अर्ग की सीजीएस पद्धति के अंतर्गत ऊर्जा का मात्रक है। अर्ग जो है, अगर ऊर्जा का मात्रक की हम ऐसा ही मात्रक की बात करते हैं, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो सर ऊर्जा को जो ऐसा ही मात्रक होता है वो जूल होता है। लेकिन अगर ऊर्जा के सीजीएस मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है अर्ग। क्या होता है? अर्ग होता है। न्यूटन जो होता है सर वो बल का मात्रक होता है। और 1 किलोग्राम के पिंड को कोई है ना, पिंड को 1 मीटर प्रति सेकंड गति से त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा को न्यूटन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सर F बराबर m में होता है। अगर मेरा द्रव्यमान कितना हो, 1 किलो हो, है ना, और अगर मैं उसमें जो त्वरण दूँ वो 1 मीटर पर सेकंड का दूँ तो उसी को हम यहाँ पे न्यूटन कहते हैं, उसी को हम यहाँ पे बल कहते हैं। ठीक है, चलो। वेबर जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई पद्धति में मात्रक होता है। बात समझिए, वेबर जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स का जो होता है वो एसआई पद्धति में मात्रक होता है। अच्छा, 1 टेस्ला बराबर होता है सर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि 1 टेस्ला बराबर जो होता है वो 1 वेबर मीटर स्क्वायर होता है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे अगर मैं बढ़ूँ, अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या होगा कि सर एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक होता है? चुंबकीय क्षेत्र का, विद्युत आवेश का, प्रकाश तीव्रता का, विद्युत धारा का। तो जो एम्पियर मात्रक है, जो ऑप्शन नंबर डी विद्युत धारा का मात्रक होता है। एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। अब देखो यूपी एसआई में पूछा गया था और एएसआई में भी पूछा गया था 2018 में। ठीक है, चलो अगला देखो, यहाँ पे बात करते हैं सर जो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जो आवेश की प्रवाह दर होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर इसका मात्रक होता है। और 1 कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 एम्पियर धारा उसको कहेंगे। ठीक है, चलो अगला देखो क्वेश्चन क्या है सर? द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्या करने के लिए? द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अब देखिए, मुझे द्रवों का क्या करना है? घनत्व मापना है। तो सर मैं यहाँ पर किस उपकरण का यूज़ करूँगा? ऑप्शन नंबर डी पिकोनोमीटर का यूज़ करूँगा। किसका? पिकोनोमीटर का। ठीक है, अब आपको ये सारे के सारे मापने वाले ग्रंथ अगर आपको देखने हैं तो आप पहली और दूसरी क्लास देखिए फिजिक्स वाली सीरीज़ की, उसमें सारे के सारे कंप्लीट करा रखे हैं। ठीक है, एनीमोमीटर क्या होता है, यूडियोमीटर क्या होता है, वेबामीटर क्या होता है, पिकोनोमीटर क्या होता है। ठीक है, ये तो जीके की सीरीज़ में जो फिजिक्स पूछा जाना है उसमें से क्वेश्चन, ये उसकी सीरीज़ है, तो ये उसमें तुम आप इसमें तो मत देखिएगा। ठीक है, चलो तो पिकोनोमीटर आपको समझ में। अब देखो क्वेश्चन देखो कहाँ पे है, यूपी कांस्टेबल 28/1/2019 का क्वेश्चन है। जो हमारा 2019 में यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था ना, ये क्वेश्चन वहाँ का है। ठीक है, देखो जैसे बात करें एनीमोमीटर वायु, और एनीमोमीटर से हम क्या मापते हैं? वायु का वेग मापते हैं। यूडियोमीटर से क्या मापा जाता है सर? गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन। गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन जो मापा जाता है वो यूडियोमीटर से मापा जाता है। ठीक है सर, चलिए पिकोनोमीटर से जो द्रव होता है उसका घनत्व मापा जाता है कि वो कोई द्रव है उसकी डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी, ज़्यादा है या कम है, सारी चीज़ें पिकोनोमीटर से मापी जाती हैं। वेबामीटर से अगर बात करते हैं तो मिट्टी का यांत्रिक गुण जो मापा जाता है वो वेबामीटर से मापा जाता है। ठीक है, वेबामीटर से। चलिए अब मेरा क्वेश्चन आता है सर 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है? शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है? तो शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा, अब शक्ति का फॉर्मूला इसके लिए आपको याद होना ज़रूरी है। तो सर शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, P बराबर W/T। ठीक है, और कार्य बराबर जो होता है सर वो बल गुणा विस्थापन होता है। क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, और समय जो होता है वो हम टी में मापते हैं। अब बल की बीमा आपको याद होनी चाहिए। इसके लिए बल की बीमा होती है सर mLT-2। क्या होती है बल की बीमा? mLT-2। और विस्थापन को हम लंबाई में मापते हैं, तो mLT-2 गुणा L बटे समय कितना हो जाएगा सर? टी इसमें समय हो गया। अब टी माइनस में ऊपर पहुंचेगा तो T-3, तो mL2 T-3। ठीक है, शक्ति की बीमा क्या हो जाएगी सर?
Ml2T-3, ये मेरी शक्ति की विमा हो जाती है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए सर अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या होगा कि दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है। दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है। उभयातल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो क्वेश्चन का सही यहाँ पे आंसर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। यहाँ पर जो मेरा आँख के कॉर्निया में लेंस के अनियमित आकार से दृष्टि वैषम्य यानी कि जो एस्टिग्मेटिज्म होता है ना, उत्पन्न होता है। यह दोष नेत्र में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वक्रता के अंतर आ जाने के कारण उत्पन्न होता है। इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है, मतलब अगर मैं सीधे देखूँ तो मैं देख सकता हूँ नीचे को, परंतु अगर मैं उधर ऊपर की ओर देखना चाहता हूँ परंतु उधर दिशा में नहीं देख पाता। ठीक है, दृष्टि वैषम्य में। या फिर नेत्र उधर दिशा में ठीक देख पाता है परंतु क्षैतिज दिशा में नहीं देख पाता, यानी कि अगर आप बिल्कुल सर के सीधे में देखोगे तो आपको दिख जाएगा और अगर आप ऊपर देखोगे तो नहीं दिखेगा। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर आप ऊपर देखोगे तो दिख जाएगा लेकिन आपके सर के सीधे में अगर आप देखोगे तो आपको नहीं दिखेगा। अच्छा सर, इसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस का यूज़ करेंगे? बेलनाकार। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना कि अगर आपको दृष्टि वैषम्य है और आप उसको दूर करना चाहते हैं तो आपको बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखिए, फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था। तो सर क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है। विद्युत चुंबकत्व का, बेंजीन तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास का, विद्युत प्रवाह प्रेरण का, या फिर जेट इंजन का। तो किसका प्रयोग उन्होंने यहाँ पे आविष्कार किया था। तो फ्रैंक व्हिटल की हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी, जेट इंजन का उन्होंने यहाँ पे आविष्कार किया था। ठीक है, फ्रैंक व्हिटल, याद रखिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी कांस्टेबल 26/10/2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। शिफ्ट थी हमारी दूसरी। जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटल ने किया था। ठीक है, जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? ये रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन आसपास की वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करता है और आधुनिक विमानों में जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? तो जो आधुनिक विमान है उनमें मोस्टली जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए दांतों की वर्धित यानी कि एनलार्ज छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग कौन सा लेंस किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे दांत में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, अब अपना दांत हमारे मुंह के अंदर डाल के तो मतलब अपना आँखें अपना सर हमारे मुंह के अंदर डाल के तो देख नहीं सकता, तो सर वो कौन सा लेंस का यहाँ पे यूज़ करता है ताकि उसमें छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी होकर के दिख जाएं। तो कौन सा लेंस का यूज़ करेगा वो? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाइफोकल दर्पण, या फिर सादा दर्पण। तो देखो यहाँ पर जो वो यूज़ करेंगे वो करेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा? अवतल दर्पण यहाँ पे वो यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर चलिए देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि आंसर हमारा सही होगा यहाँ पर ए वाला। दांतों की वर्धित यानी कि एनलार्ज छवि को देखने के लिए दांत के चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो सर मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो हेडलाइट होती हैं उसमें भी अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। जबकि उत्तल दर्पण मोटर गाड़ियों की साइड में लगे होते हैं। इसकी सहायता से गाड़ी का ड्राइवर पीछे की गाड़ियों को देख सकता है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटों में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो देखो अभी तक आपने पढ़ा होगा कि उत्तल लेंस का जो प्रयोग किया जाता है वो हमारा पीछे की तरफ वाहन देखने के लिए किया जाता है, लेकिन ये नया क्वेश्चन है कि स्ट्रीट लाइटों में किस लेंस का यूज़ किया जाता है। अब उसमें स्ट्रीट लाइट में आप यहाँ पे लगाओगे कि मुझे ना छोटा देखना है ना बड़ा, तो स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ियों में लगे मतलब पीछे की चीज़ें देखने के लिए भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताएंगे क्या होगा, देखिए चलिए। तो
तो हमने 8 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने नवे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सर कि भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर डैश ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया। तो वो कौन थे? क्वेश्चन नंबर सही आंसर करेंगे इसका क्वेश्चन का क्या होगा, देखिए तो जगदीश चंद्र बोस, होमी जहांगीर भाभा, सीवी रमन या फिर विक्रम साराभाई। तो वो प्रोफेसर भी थे और भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे वो, ठीक है। तो संगीत से उन्हें बहुत प्यार था, तो उन्होंने क्या करा था, तो वो ऑप्शन नंबर सीवी रमन यहाँ पर सही आंसर इनका हो जाता है, ठीक है। भौतिक विज्ञान से इनका संबंध था। देखिए बात करते हैं सर, देखिए सर सीवी रमन ने 1921 ईस्वी में लंदन के रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर आधारित अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था। ध्वनि के कंपन और कार्यों पर भी इन्होंने अल्प समय तक कार्य किया था। प्रकाश के परिकीर्णन पर भी उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था, तो प्रकाश के परिकीर्णन के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। दूसरी चीज़ कब दिया गया था, तो 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनकी इसी खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन कह रहा है सर कि प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? तो इसका आप सही आंसर मेरे को करके बताएंगे। देखिए अब प्रकाश वर्ष मैंने आपको फिजिक्स में और भी वीडियोज़ में बता रखा है कि जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? दूरी के 3 बड़े बड़े मात्रक होते हैं। एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक होता है प्रकाश वर्ष, एक होता है पारसेक। तो दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो पारसेक होता है। और जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है खगोलीय दूरी, एक पृथ्वी से अगर आपको सूर्य की दूरी मापनी है तो अब वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापोगे, ठीक है। और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है वो ये होता है कि एक वर्ष में प्रकाश ने कितनी दूरी तय करी है, वो प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का यहाँ पे मात्रक होता है। और 1 लाइट ईयर बराबर यानी कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर जो यहाँ पे होता है वो होता है सर 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। कितना होता है गाइज, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 11। ये बोल रहा है सर निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना भी की थी? अभी हमने पीछे देखा कि वो भौतिक विज्ञानी भी थे और उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्हें कई उद्योगों की स्थापना भी की थी? तो इसका सही आंसर हम बताएंगे। 11 का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है? देखिए तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ सर यहाँ पे जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई ये एक बहुत बड़े उद्योगपति भी थे। कैसे? देखिए डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, ठीक है। कौन थे? भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान दिलाया। तो वो होमी जहांगीर भाभा ही थे, ठीक। होमी जहांगीर भाभा नहीं गई, सॉरी, विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई सृजनशील वैज्ञानिक, सफल और दूरदर्शी उद्योगपति, उच्च कोटि के प्रवर्तक, महान संस्था निर्माता, उत्कृष्ट शिक्षाविद तथा कला परखी थे, ठीक है। इन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी में 1996 में पद्म भूषण प्रदान किया गया था। तो 1966 में इनको पद्म भूषण भी प्रदान किया गया था। किसको? विक्रम साराभाई जी को, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक क्या होता है? बताएंगे। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 212 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और बात करते हैं 150 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 244 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब यहाँ पे सही आंसर इसका क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का, देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलिए तो देखो जल का क्वथनांक अगर मैं आपको अलग अलग अगर बताता हूँ, सेंटीग्रेड में कितना होगा, ठीक है। सेंटीग्रेड में कितना होगा? तो 99 सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। जल का क्वथनांक बात कर रहे हैं।
और केल्विन की बात करते हैं तो 373 केल्विन, जहाँ पे आपने कई बार देखा भी होगा कि 373 केल्विन किसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद आपने फ़ारेनहाइट की बात करनी तो वही 211 होता है, ठीक है। चलो तो आपको दो सेंटीग्रेड भी याद रखना है, केल्विन भी याद रखना है, दोनों चीज़ें याद रखनी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं अब हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा बताएंगे। सर डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग, हवा के बल और वेग को मापना है मुझे, तो किसका यूज़ करूँगा मैं। तो हवा से देखो, थर्मामीटर तो हवा से रिलेटेड है ही नहीं, लैक्टोमीटर दूध मापता है, स्पीडोमीटर गाड़ी की स्पीड मापता है, तो एक ही बचता है ना, एनीमोमीटर। तो यही मेरा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो मापा के यंत्र का मैं बात करता हूँ, तो स्पीडोमीटर से बताओ क्या मापते हैं। तो मैंने को बता दिया था कि वाहनों का जो वेग होता है वो हम स्पीडोमीटर से मापते हैं, ठीक है। अच्छा आप एक क्वेश्चन का आंसर और बताओ कि वाहनों का हम एक तो स्पीडोमीटर होता है और एक दूरी को कैलकुलेट करता है ना, कि गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है, तो उसको किससे मापते हैं ये मुझे बताओ। लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं, दूध का विशिष्ट घनत्व जो मापते हैं वो हम लैक्टोमीटर से मापते हैं। थर्मामीटर से क्या मापते हैं सर, तो ताप यानी कि टेम्परेचर को हम थर्मामीटर से मापते हैं। और एनीमोमीटर से तो आपको बता ही दिया पवन वेग या कि हवा का वेग। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे आप कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है तो लोहा, सिलिकॉन, कॉपर या फिर सिरेमिक। अब देखिए इसमें सोना हो या चांदी होता तो सबसे अच्छा तो चांदी है, ठीक है। लेकिन अगर चांदी नहीं है तो आप कॉपर लगाओगे, क्या लगाओगे, कॉपर। तभी आप जाते हो ना कहीं भी इलेक्ट्रिक का सामान लेना, आप पूछते हो सर इसकी मोटर एल्यूमिनियम में है या फिर कॉपर में है, क्योंकि कॉपर अच्छा विद्युत का सुचालक होता है, तो उसमें अच्छी स्पीड आती है हर चीज़ की, एकदम इलेक्ट्रिसिटी एकदम प्रवाहित होती है, एकदम रमा चलता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे बात करता हूँ, तो सर लोहा भी है, वैसे लोहा भी है, सिलिकॉन भी है, कॉपर भी है, सारे के सारे क्या हैं यहाँ पर इसके सुचालक हो जाते हैं। देखो लोहा, सिलिकॉन, कॉपर तथा सिरामिक ये सारे के सारे है ना विद्युत के सुचालक हैं। लेकिन सबसे अच्छी की बात करते हैं तो तांबा सबसे अच्छा चालक होता है, तांबा यानी कि कॉपर। चांदी तांबे से अधिक सुचालक होती है, चांदी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन अधिक महंगी होने के कारण यह उपयोग में नहीं लाई जाती, ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था। तो गाइस इसको तो कोई नहीं बोल सकता, इसका सही आंसर आर्यभट्ट था वो, जिसको अंतरिक्ष में भेजा गया था, ठीक है। चलो कब भेजा गया था, तो 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम स्वदेश से निर्मित, मतलब खुद ने बनाया था हमने ये आर्यभट्ट का प्रक्षेपण पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र के कॉस्मोस यान द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1975, डेट याद रखना 1975, ठीक है। किसकी सहायता से, सोवियत संघ की सहायता से। कहाँ से, बैकानूर से, सोवियत संघ की सहायता से बैकानूर से, सोवियत संघ की सहायता से बैकानूर से, ठीक है। चलिए और यान कौन सा था, कॉस्मोस यान, कौन सा था, कॉस्मोस यान था। इसका वजन 360 किलो था। इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे, वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिक का प्रयोग, एक्स किरण खगोलिकी, ठीक है। चलिए तो याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं। ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी डेसिबल कहते हैं। कुछ भी नहीं सोचना था, एकदम अच्छा सा क्वेश्चन था। चलो बताएंगे, ध्वनि की मापक इकाई डेसिबल है, जबकि कैलोरी ऊष्मा तथा न्यूटन बल का, फ़ारेनहाइट ताप का यहाँ पर क्या हो जाता है, मात्रक यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी जो है वो कौन थे, जो अंटार्कटिका यहाँ पर गए थे, बताएंगे। डॉक्टर भाभा, डॉक्टर एस जे कासिम, कौन थे, है ना, डॉक्टर एस जे कासिम, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। बताएंगे सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइज। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन है हमारा 17, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। डॉक्टर एस जे कासिम जो थे वो अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है। देखिए बात करते हैं सर यहाँ पे कि अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी डॉक्टर एस जे कासिम यानी कि सैयद जहूर कासिम। कौन थे, सैयद जहूर कासिम थे। ये एक भारतीय समुद्री जीव विज्ञानी शास्त्री थे। इन्होंने अंटार्कटिका अन्वेषण के नेतृत्व के रूप में भारत की मदद की
तथा 1981 से 1988 के मध्य इनके 7 साल अन्य अन्वेषणों अभियानों को निर्देशित किया। उन्होंने 1991 से 1996 तक योजना आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया। एक प्रोफेसर के रूप में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास तथा जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में अपना योगदान भी इन्होंने दिया था। ठीक है, तो मतलब काफ़ी जाने मानी हस्ती थे, तो ये बात आप याद रखिएगा, JM कासिम। अगला बताएंगे रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर हम अमोनिया का यूज़ करते हैं। किसका? अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखिए अमोनिया की अगर हम बात करें, है ना, अमोनिया की अगर हम बात करते हैं, प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेटर जो होता है उसे हिंदी में प्रशीतक बोलते हैं। रेफ्रिजरेटर को हिंदी में प्रशीतक बोलते हैं। रेफ्रिजरेटर में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। इसमें द्रव के रूप में अमोनिया गैस का प्रयोग होता है तथा तांबे की एक वाष्प कुंडली में फ्रियोन गैस भरा होता है। ठीक है, जो वाष्पीकृत होकर रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करती है। कौन सी ठंडक उत्पन्न करती है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 19वां। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए LED यह वर्तमान तकनीक है। LED का विस्तारित रूप क्या है? तो लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होती है? क्या बताएंगे? लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए UPSI के मैट्रिक में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखो LED का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि LED एक अर्धचालक डायोड होता है। याद रखना, ये एक अर्धचालक होता है, यानी कि पूरा चालक नहीं, अर्धचालक होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। LED कई प्रकार की प्रयोग होती है। इसमें मिनिएचर, फ्लैशिंग, हाई पावर, अल्फा न्यूमेरिक, है ना, बहिवर्णी और OLD प्रमुख है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर बताएंगे 20वां। ये बताएंगे कि BMI यानी BMI की गणना के लिए सूत्र क्या होगा। अगर मुझे BMI कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए सूत्र क्या होगा? ठीक है, अच्छा BMI की फुल फॉर्म क्या होती है सर? तो बॉडी मास इंडेक्स। याद रखना क्या होती है? बॉडी मास इंडेक्स इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, देखो अब इसका मुझे फॉर्मूला बताना है, तो अच्छा इसका हम करता क्या है? देखो BMI क्या होता है कि द्रव्यमान सूचकांक, ये हमारे द्रव्यमान की गणना करता है। ये इस बात को स्पष्ट करता है कि शरीर का भार उसके लंबाई के अनुपात में ठीक है या फिर नहीं। तो आप कैसे करोगे BMI कैलकुलेट? आपके शरीर में जो वजन है किलोग्राम में बटे लंबाई का स्क्वायर करके, क्या करोगे? लंबाई का स्क्वायर करके आप इसको निकाल सकते हो। ठीक, चलो अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वजन हमें किलोग्राम में लेना है और लंबाई का हमें स्क्वायर कर देना है, तो हमारा BMI की गणना निकल करके आ जाएगी। ठीक है, अब देखो UP कंप्यूटर ऑपरेटर में क्वेश्चन पूछा गया था, जिस आपको तैयारी कर रहे हो। ठीक है, देखो BMI बॉडी मास इंडेक्स अर्थात शरीर द्रव्यमान सूचकांक होता है। ये इस बात को स्पष्ट करता है कि शरीर का भार उसके लंबाई के अनुपात में ठीक है या फिर नहीं है ना। अच्छा BMI की बात करते हैं तो वजन होता है हमारा किलोग्राम में, लंबाई होती है मीटर स्क्वायर में। अब कुछ मैं आपको बता देता हूँ स्थिति क्या होनी चाहिए। अगर सामान्य से कम वजन है आपके अंदर, तो आपकी जो BMI होनी चाहिए वो 18.5 होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? 18.5 यहाँ पे होनी चाहिए। अगर सामान्य है तो आपके 18.5 से लेकर के 24.5 यहाँ पे होनी चाहिए। अगर सामान्य से अधिक वजन है आपके अंदर तो 25 से 29 या फिर 30 यहाँ पे होनी चाहिए। और मोटापा है तो 30 से 35, और अति मोटापा है तो 35 से 39 होगी। स्वस्थ मोटापा है जिसकी कोई हद ही नहीं है। आप बाइक पे पहले बैठ रहे हो, फिर आप अपना पेट उठा के रख रहे हो सीट पे, अगर आपके पास ये वाला मोटापा है तो आप 40 से भी ज़्यादा आगे निकल कर चुके हो। ठीक है, तो आप अस्वस्थ मोटापे के साथ हो। ठीक है, चलिए देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए सेल पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया। यह किस प्रकार का एक उदाहरण है? बताइए, कोई किताब है जो उसे हटाया नहीं गया तो वो वहीं पे बनी रही, तो ये किसका उदाहरण यहाँ पे हो जाता है? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम हो जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा तो एक्शन रिएक्शन,
ठीक है, दूसरा ये वाला है नहीं और ये वाला द्वितीय नियम है नहीं। तो तीसरा न्यूटन की गति का लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब तक आप किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगाते हो तब तक वो वस्तु मोशन में नहीं आएगी, वो ऐसे की ऐसे ही रहने वाली है। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात आप यहाँ पे याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये आप देख लेंगे, मैं इसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कोई स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। अतः स्पष्ट है कि कोई भी वस्तु कितने भी वर्षों तक वहीं पड़ी रहेगी जब तक उसे हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, चलो 22वां क्वेश्चन बताएंगे। 22वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर ऑपरेटर का ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है सर कि मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ। मैंने गेंद ली और दीवार पर फेंक के मारी और वह वापस मेरे पास आ जाती है। यह किसका उदाहरण है? तो न्यूटन के तीसरे नियम का, एक्शन रिएक्शन फोर्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि आपने जितना एक्शन किया उतना ही आपको रिएक्शन भी मिलेगा। ठीक, चलिए बात करते हैं सर यहाँ पे हम। अगला ये हमारा देखिए कि मैं दीवार पर मारने के लिए गेंद फेंकता हूँ और वह मेरे पास वापस आ जाती है। यह न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, बंदूक की गोली से निकलने पर व्यक्ति को पीछे की तरफ धक्का लगता है। ठीक है, अब ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा कि जब बंदूक से गोली निकलती है तो जो धक्का होता है ना, वो पीछे को कम लगता है गोली पे की अपेक्षा, या पीछे को ज़्यादा लगता है गोली की अपेक्षा। तो गोली की अपेक्षा पीछे को वजन कम लगता है। अगर दोनों को बराबर लगेगा तो जितनी स्पीड से गोली गई है उतनी ही स्पीड से बंदूक अगर पीछे को जाएगी तो वो आदमी को फोड़ देगी, आदमी को मार देगी। ठीक है, तो जितना काम वो आगे से नहीं करेगी उतना काम पीछे से कर देगी, तो उससे कम होता है। ठीक, अच्छा, बंदूक से गोली निकली, एक्शन रिएक्शन फोर्स। नाव के किनारे कूदने पर नाव का पीछे भी हटना, ये भी इसी का एक उदाहरण हो जाता है। कभी आप कूद के देखना, जब आप नाव से बाहर कूदोगे तो नाव पीछे की तरफ भागेगी, वो भी एक्शन रिएक्शन पर निर्भर करता है। परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? तो यहाँ पे आपको पता है कि बाहर परमाणु के इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और अंदर जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलिए, यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर का क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, बात करते हैं सर कि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक, इस नाभिक की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नोट करो फटाफट, नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, होता है जिसमें धनावेशित प्रोटॉन व उदासीन न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जबकि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन या द्रव्यमान नगण्य होने के कारण परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में ही केंद्रित रहता है। अब इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन ये द्रव्यमान तो नगण्य होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन से कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है, तो जो सारी की सारी उसमें ऊर्जा होती है ना, वो उसके केंद्र में स्थित होती है, नाभिक के। ठीक है, चलिए, अच्छा अब बताएंगे डेसिबल किसकी इकाई है? क्वेश्चन नंबर 24 बताएंगे। डेसिबल इकाई है ऊष्मा की तीव्रता की, ध्वनि की तीव्रता की, प्रकाश की गति की, रेडियो तरंग की। तो ध्वनि की तीव्रता की जो इकाई हो जाती है वो डेसिबल हो जाती है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा, अच्छा इसका थोड़ा सा हम सॉल्यूशन भी देखते हैं। ये कह रहा है सर ध्वनि की तीव्रता की मापन इकाई डेसिबल है, इसे डीबी से प्रदर्शित किया जाता है। देखो डीबी हम देख पा रहे हो ना, यहाँ पे डीबी से इसे प्रदर्शित किया जाता है। मनुष्य के कान 0 डेसिबल से अधिक और 180 डेसिबल तक के शोर का सामना कर सकते हैं। तो इन्होंने मुझे दे रखा है कितना मैं बता देता हूँ आपको, 0 से लेकर के 0 से लेकर के 180 डेसिबल तक आपके कान जो है बर्दाश्त कर सकते हैं, मतलब सुन सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं सुन सकते, तो याद रखना 0 से 180 डेसिबल। ठीक, चलिए उसके बाद अगर बात करते हैं, सामान्य बातचीत की ध्वनि जो होती है वो 60 डेसिबल तक होती है। यानी कि हम अगर आपस में बात करते हैं अपने दोस्तों के साथ में, तो वो हमारी जो बातचीत की आवाज़ आती है वो 60 डेसिबल की होती है। तो वही उसी से हम तो कई बार उसी में इरिटेट हो जाते हैं, वही तेज़ बोलता है तो। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है। ये क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सर प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का क्या? प्रतिध्वनि। अब ये प्रतिध्वनि क्या होती है? ठीक है, आप सोचोगे तो देखो यहाँ पर आप बात याद रखिएगा, जो प्रतिध्वनि का
उत्पन्न होने का कारण है वो होता है परावर्तन। कैसे होता है? जैसे आपने एक बंद कमरे में आवाज़ लगाई बहुत तेज़, है ना, तो आपको ना आवाज़ वापस दीवारों से टकरा के सुनाई ज़रूर देगी। और जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जब आप कहीं रास्ते पे चल रहे हो, बहुत तेज़ आप आवाज़ मारते हो, तो आपको आपकी ही आवाज़ लौट के वापस आती है ना, तो वो होती है परावर्तन के कारण। ठीक है। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का प्रमुख कारण ध्वनि का परावर्तन है। जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती हैं, तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, बताएंगे कि सर सर्वोत्तम विद्युत चालक है। सर्वोत्तम विद्युत चालक है, तो सर्वोत्तम विद्युत चालक तो चांदी हो जाएगी। एल्यूमिनियम भी फेल है इसके सामने, तांबा भी फेल है और लोहा तो फेल है ही। ठीक, चलिए तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पर सही आंसर हो जाता है कि ऐसी धातुएं जिसमें ऊष्मा और विद्युत का प्रभाव आसानी से हो जाता है सुचालक धातुएं कहलाती हैं। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। धातु के विद्युत चालकता के अनुसार घटता क्रम उनका ये है। सबसे ज़्यादा जो चालकता होती है वो चांदी के अंदर होती है, उसके बाद तांबे के अंदर होती है, उसके बाद एल्यूमिनियम के अंदर होती है और सबसे कम जो होती है टंगस्टन के अंदर होती है। मतलब इसके अनुसार इस ग्राफ में सबसे कम किस में? टंगस्टन में होती है, याद रखिएगा। अच्छा, बल्ब का जो तंतु बना होता है वो किसका बना होता है? तो वो टंगस्टन का ही बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 27 बताएंगे, देखेंगे कि सौर ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो क्या होता है, मुझे आपको ये बताएंगे। तो देखिए सौर ऊर्जा की जब हम बात करेंगे तो सौर ऊर्जा का, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो जाता है, नाभिकीय संलयन। क्या होता है? नाभिकीय संलयन मेरा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब ये जो नाभिकीय संलयन है वे किस में होता है? तो सर नाभिकीय संलयन जो होता है वो सर सूर्य में होता है। आप सभी को पता है ना, सौर ऊर्जा हमें सबको सौर ऊर्जा से प्राप्त होता ही है ना, सारे की सारी हीट वगैरह सब कुछ। अब देखो सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। जब दो हल्के नाभिक संलयित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तब यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अपार ऊर्जा, समझ रहा हूँ, अपार ऊर्जा निर्मित होती है, इसमें रिलीज होती है, तो बहुत ज़्यादा मतलब ऊर्जा इसमें से निकलती है। ठीक है, देखिए अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो देखो 1H2 + 1H2, इससे जो हमारी ऊर्जा रिलीज होती है वो 2He4 रिलीज होती है। यानी कि दो हाइड्रोजन के अणु जब टूटते हैं तो एक हीलियम का अणु यहाँ पे निकल कर के आता है, प्लस यहाँ पे बहुत सारी ऊर्जा भी बनती है। क्या निकलती है? बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। और जो यही ऊर्जा है इसी को हम सौर ऊर्जा बोलते हैं। और इसी का कुछ भाग, कई अरबों भाग हमारे पृथ्वी तक पहुँच पाता है, जिसे हम धूप के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28 बताएंगे कि वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है? तो सर वेरी लाइट पिस्टल की बात कर रहे हैं, तो फायरिंग प्रैक्टिस के लिए? जी नहीं। आत्मरक्षा के लिए? जी नहीं। और अपना लोकेशन अपने साथी को बताने के लिए? जी नहीं। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए हम वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए यूपीएससी रैंकर में पूछा गया क्वेश्चन था। तो वेरी लाइट का प्रयोग रात में किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए किया जाता है, जिससे उस स्थल की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 29 बताएंगे कि सर अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? अगर हमें किसी की झूठ पकड़नी है कि वो झूठ बोल रहा है नहीं बोल रहा, तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं? क्या हम यहाँ पे नार्को टेस्ट का यूज़ करते हैं? जी सर। क्या हम यहाँ पे ब्रेन मैपिंग टेस्ट यूज़ करते हैं? जी सर। क्या हम पॉलीग्राफ टेस्ट यूज़ करते हैं? जी सर। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप देखेंगे सही से तो आपको पता चलेगा कि अन्वेषण के दौरान अपराधी सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है पॉलीग्राफ टेस्ट। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है इनमें से भी पॉलीग्राफ टेस्ट है। इससे हमें पता चल जाता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो झूठ बोल रहा है या फिर नहीं बोल रहा है। इसके अलावा ब्रेन मैपिंग में व्यक्ति के मस्तिष्क संवेदनाओं को रिकॉर्ड करके भी सत्यता की जाँच की जाती है। क्योंकि जब व्यक्ति झूठ बोलता है ना, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डर छुपा हुआ होता है। ठीक है, और वही डर उसको पकड़वा देता है फिर।
ठीक है। चलो अच्छा, नार्को टेस्ट के माध्यम से झूठ और साथ ही साथ कोई अन्य जानकारी जो व्यक्ति छिपा रहा है जान सकता है। अतः तीनों विकल्प यहाँ पे सही आंसर हो जाते हैं। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 30 है कि भोजन ऊर्जा को मापने के यूनिट का नाम बताइए। भोजन ऊर्जा, भोजन की ऊर्जा को हम कैलोरी मापते हैं कि कितने हम कैलोरी बर्न कर पा रहे हैं अपनी बॉडी से, ठीक है। देखो बात करते हैं सर, भोजन ऊर्जा को मापने की इकाई कैलोरी होती है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत सामर्थ्य का मात्रक हॉर्स पावर होता है। ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था। विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था। तो संचार की बात करी है, इनसैट ए, अर्ली वर्ड, टेलस्टार फर्स्ट या फिर मोलनिया फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा टेलस्टार फर्स्ट। जो विश्व का प्रथम संचार उपग्रह था वो कौन सा था, टेलस्टार फर्स्ट था। इनसैट ए मत लगा देना गलती से भी, ठीक है। चलो बहुत सारों ने यही सोचा होगा सर इनसैट तो हमने सुना है, यही आंसर हो जाना चाहिए, गलत है। विश्व का प्रथम संचार उपग्रह टेलस्टार फर्स्ट था, जिसे 10 जुलाई 1962 को अमेरिका के नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। हालांकि यह उपग्रह अब क्रियाशील नहीं है, लेकिन आज भी अपनी कक्षा में विद्यमान ये है, ठीक है। अपनी कक्षा में क्या है, ये विद्यमान है लेकिन क्रियाशील नहीं है, इसको ना डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 बताएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा कि सर किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होगी। किसमें ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होगी, पानी में होगी, बर्फ़ में होगी या फिर वायु में होगी। तो ऑप्शन नंबर यूपीएससी का क्वेश्चन है, बताएंगे पानी में होगी, बर्फ़ में होगी या फिर वायु में होगी। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, बर्फ़ में जो है ध्वनि क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर बी। देखो याद रखना, नया क्वेश्चन है कि जो ध्वनि की गति है वो सबसे ज़्यादा किस में होगी, बर्फ़ के अंदर होगी, ठीक है। चलो देखो, ध्वनि की चाल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ध्वनि की ठोस गति में सर्वाधिक तथा गैस में निम्नतम होती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल निम्न अंकित की गई है, ठीक है। देखो जैसे एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा होती है 6420, ठीक है, डेसिबल। अच्छा नहीं, डेसिबल नहीं मापना मुझे यहाँ पे, यह मुझे मापना है मीटर पर सेकेंड, कितने मीटर पर सेकेंड है। कांच की बात करते हैं तो 5640 होती है। लोहे की बात करते हैं 5130 होती है। समुद्री जल में 1533, पानी में होती 1493। अच्छा पानी में भी अगर बात करेगा तो पानी में भी अगर बात करता है तो सर समुद्री पानी में ज़्यादा होती है, सिंपल पानी में कम होती है। ये भी आपको याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा धातुओं में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम में, पानी में भी, समुद्री जल में सबसे ज़्यादा, और बर्फ़ में 4000 होती है। बर्फ़ में कितनी होती है, 4000। तो बर्फ़ में पानी से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। वायु में 332 होती है और निर्वात में तो होती नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर बताएंगे सर यहाँ पर 33, किस उपकरण का प्रयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए किया जाता है। तो दूरी मुझे मापनी है, प्लानोमीटर, क्रोनोमीटर, माइक्रोमीटर, ओपेसिमीटर, ठीक है। तो आपने सुना होगा सर माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर में कितने होते हैं आपको पता होगा, बताएंगे। अच्छा देखो ध्यान से सुनो, मानचित्र पर दूरी मापनी है मुझे, किस पर, मानचित्र पर। तो मानचित्र पर अगर मुझे मापनी तो ओपिसोमीटर का यूज़ किया जाता है। किसका, ओपिसोमीटर का यूज़ किया जाता है मानचित्र पर। मैंने मानचित्र पर ध्यान नहीं दिया गाइस, मानचित्र का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मानचित्र पर दूरी नापने के लिए ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र में एक छोटी दांतेदार पहिया और एक अंशकित डायल लगा होता है। इस पहिए को उस रेखा पर चलाया जाता है जिसकी दूरी ज्ञात करनी होती है। किस पर, उस वाली रेखा पर चलाना होता है जिसकी हमें दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। जिसकी दूरी ज्ञात करनी है, दांतेदार पहिया द्वारा चली गई दूरी को मापक द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। इसे कर्वीमीटर या मेलाग्राफ भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, कर्वीमीटर भी बोलते हैं, या इसका एक नाम हो रहा है जिसका होना मेलाग्राफ, इसका नाम यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला इंटरेस्टिंग है, पलायन वेग किसे कहते हैं। आप बताएंगे पलायन वेग किसे कहते हैं, ठीक है। तो पलायन वेग का नाम आपने पहले भी सुना होगा। देखिए पलायन वेग की हम बात करते हैं तो पलायन वेग वह वेग होता है जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय स्थिति से बाहर निकल जाता है। कहाँ निकल जाता है, गुरुत्वीय स्थिति से बाहर निकल जाता है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। देखिए वह वेग जिससे किसी पिंड को फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर निकल जाए उसे पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंका गया कोई पृथ्वी
कोई पिंड पृथ्वी पर वापस नहीं आता। अगर आपने पलायन वेग से कोई वस्तु पृथ्वी से बाहर फेंक दी तो वो कभी ज़िंदगी में लौट के वापस नहीं आने वाली। ठीक है, ज़िंदगी छोड़ो, कई ज़िंदगियों तक वापस लौट के नहीं आएगी, आएगी ही नहीं। निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती? बताएंगे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। कौन सी गैस नहीं पाई जाती? इजी सा क्वेश्चन है यार, इसको तो आप ऐसे ही बता दोगे, है ना, इसको तो आप ऐसे ही बता दोगे। चलिए, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन नहीं। क्लोरीन कहाँ पाई जाती है बताओ? आपने आज से पहले सुना है कि वायुमंडल में इतने % क्लोरीन पाई जाती है? पाई ही नहीं जाती भाई। देखो, अब मैं आपको सारी गैसें बताता हूँ कि कौन कौन सी कितनी कितनी मात्रा में गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना सर? 78.08% में नाइट्रोजन पाया जाता है। दूसरी बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो 29% या 21% ऑक्सीजन है। ऑर्गन है उसके पास 0.93%। तो ऊपर के 3 बहुत महत्वपूर्ण हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन। ठीक है, आपको 2 तो कोई भी बता देगा कि नाइट्रोजन है सर, ऑक्सीजन है, लेकिन तीसरी कोई नहीं बता पाएगा। तीसरी जो पाई जाती है वो ऑर्गन पाई जाती है 0.93%। उसके बाद चौथे नंबर पर आती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्लेस याद रखना, 4th प्लेस पे आती है। कहाँ पर आती है? 4th प्लेस पे आती है। ठीक है, बाकी और ये सारी कैसे पाई जाती है जो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर के 4 याद कर लेना बस, बहुत है। ठीक है, इसके अलावा मीथेन, क्रिप्टन, जेनॉन अत्यंत अल्प मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन पाई जाती हैं। ठीक है, क्रिप्टॉन भी पाई जाती है, जेनॉन भी पाई जाती है। ठीक है, और ये सब कैसे आखिर कैसे होती हैं, मतलब ये नीचे वाले जो क्रिप्टॉन, जेनॉन है। अगला बताओ, 36वां क्वेश्चन, प्रकाश के तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तरंग का सिद्धांत बताएंगे किसने दिया था? तो गाइज बताएंगे सही आंसर क्या होगा। तो देखो, मैक्सवेल ने दिया था, प्लैंक ने दिया था, न्यूटन ने दिया था, मैडम क्यूरी ने। इनमें से कोई सा भी आंसर सही नहीं है। ना मैक्सवेल ने दिया था, ना ही प्लैंक ने दिया था, ना ही न्यूटन ने दिया था, ना ही मैडम क्यूरी ने दिया था। फिर हम पूछेंगे सर ऑप्शन सही नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही गलत आया था, या फिर ये क्वेश्चन गलत, या फिर ये ऑप्शन गलत। ठीक है, लेकिन आप इसका आंसर जो होगा वो सही आंसर आप यहाँ पे देख पाओगे। इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा कि न्यूटन के समकालीन थे। न्यूटन के क्या थे? समकालीन थे। एक विद्वान थे हाइगेंज। कौन थे? हाइगेंज। इन्होंने 1678 ईस्वी में प्रकाश की तरंग के सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। ये इन्होंने हाइगेंज ने दिया था। अगर आप इसमें तुक्का मारते हो तो न्यूटन लगा सकते हो, क्योंकि वो न्यूटन के समकालीन थे। ठीक है, लेकिन ये भी गलत होगा। अब कोई काम समकालीन कर दे तो वो एग्जैक्ट थोड़ी ना हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका यह वाला सही हो जाएगा। चलो, कौन सा भारी जल है? ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट और नाइट्रोजन। बताएंगे भारी जल कौन सा होता है? तो सर ड्यूटेरियम जो होता है भारी जल होता है, जिसको हम D2O के नाम से भी लिखते हैं। किससे? D2O से भी लिखते हैं। ठीक, देखो, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O को भारी जल के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उपयोग परमाणु नाभिक के संयंत्रों में मंदक के रूप में होता है। किस में होता है? मंदक के रूप में होता है। ठीक है सर, चलिएगा बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 38 की, कि जब किसी पदार्थ का तापमान बढ़ता है तो तब उसके अणुओं की मध्यम गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताएंगे, अगर मैंने किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाया, ठीक है, तो उसके अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गाइस बताएंगे क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होता है? बिल्कुल, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ध्यान से देखो, अगर आपने पानी रखा तो उसमें टेम्परेचर कम था, है ना, लेकिन जब उसके नीचे आपने गैस जलाई तो पानी उबलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसके वो गति में आ जाते हैं। ठीक है, और वो पानी बार बार ऊपर को भागते हैं, बार बार ऊपर को भागते हैं, है ना, इसलिए इससे क्या होता है? पानी गर्म हो जाता है। संवहन प्रक्रिया बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि जब किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाया जाता है तो उनके अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, चलो बताएंगे सर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 कि तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था, उसका नाम क्या था? तारापुर में कौन सा परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था, तो उसका नाम आपको बताना है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अप्सरा उसका नाम था। क्या नाम था उसका? अप्सरा यहाँ पे उसका नाम हो जाता है। ठीक है सर, चलिए बताएंगे यहाँ पे देखिए कि अप्सरा रिएक्टर एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था जो वर्ष 2010 से कार्य करना बंद कर दिया।
एशिया का पहला था ये, है ना। तो ये भी पूछ सकता है। देखो दुनिया का पहला संचार उपग्रह कौन सा था, अभी टेलीस्टार बताया मैंने आपको। लेकिन एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर अगर पूछे तो अप्सरा था, जिसने 2010 में काम करना बंद कर दिया। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। कोई सा भी एक होना चाहिए, या तो यूरेनियम हो आपके पास, या थोरियम हो, या फिर प्लूटोनियम हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 40 बताएंगे क्या होगा। देखिए, निम्न में वायुदाब को नापने वाला उपकरण कौन सा है जिससे हम वायुदाब को माप सकते हैं? क्रोनोमीटर, बैरोमीटर या फिर एनीमोमीटर। तो वायुदाब को मापने के लिए आप बैरोमीटर का यूज़ करते हो। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि वायुदाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर है। क्रोनोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जो जलयानों में सही समय का पता लगाता है। अमीटर द्वारा विद्युत धारा तथा एनीमोमीटर द्वारा पवन का वेग मापा जाता है। ठीक है, तो गाइज ये मेरे फिजिक्स के थे 40 क्वेश्चन। ठीक है, कितने थे? 40। और मैं इनको निचोड़ कहूँगा। क्या कहूँगा इनको? मैं निचोड़ कहूँगा। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। और अगर इनसे बाहर आया, ठीक है, तो जो मेरी पिछली वीडियो है फिर उनमें से फंस जाए, क्योंकि उसमें मैं बहुत अच्छे से डीपली कराया हूँ। मैंने एक एक टॉपिक को पकड़ा हुआ। ये तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशली था। ठीक है, ऑपरेटर के लिए अगर आपको टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर की, तो वो मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। आप उनमें से जाकर देख लीजिए, 10-12 वीडियोज़ हैं वो, उनमें मोस्टली फिजिक्स मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो बस गाइज इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ मैं। अगले वीडियो में हम रसायन विज्ञान ख़त्म कर देंगे। ऐसे ही हम एक एक सब्जेक्ट को ख़त्म करते हुए आगे अपना कदम बढ़ाते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे यहाँ पे चलते रहेंगे। चलिए।